ये ऑप्शन ठीक क्यों है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जिससे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक डिटेल कहीं लिखी होगी, तो ये देखिए स्पेसिफिक जगह पे सिर्फ उसी चीज को सिर्फ उन्होंने सिनोनिमस लैंग्वेज एक यूज की है कि आवर डेक्स्टरिटी इज सीवियरली लिमिटेड, ठीक है, आवर रोबोटिक हैंड फंक्शन विल रिमेन लिमिटेड विदाउट टच, ठीक है, विदाउट द सेंस ऑफ टच, विदाउट टच, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है, बाकी हमारे देखे ना, हैज बीन कंप्लीटेड ये एलिमिनेट हो गया, इट इज प्रूवन ये एलिमिनेट हो गया, प्रोस्थेटिक्स आर प्रेजेंटली एज फंक्शनेबल एज ह्यूमन, दोनों एक जैसे कर रहे हैं काम, तो ये तो बात ही नहीं, ये तो उसने टोटली बोला कि हम एम कर रहे हैं इस तरह की चीज हो, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा बचता है? डी। तो एलिमिनेशन टेक्निक, जहां पे आपको समझ ना आए, डिटेल क्वेश्चन हो चाहे जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप एलिमिनेशन के लिए कीवर्ड्स ढूंढे कि कौन कौन से ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं, विद इन सेकेंड्स आपने 3-4 सेकेंड्स के अंदर एलिमिनेट, ये कीवर्ड लिखा है, ये कीवर्ड तो टोटली डिफरेंट, इसको एलिमिनेट। ये नहीं कि 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड आप एक ही क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने में लगा रहे हो। एलिमिनेशन 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 जो आपने करनी है वो विद इन सेकेंड्स करनी है, जो ऑप्शन आपको लगे कि ये सूट नहीं करा, उसी टाइम उसको एलिमिनेट कर दे कीवर्ड को देख के। चलिए जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किया, तो चले अब ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए आपने एक और चीज करनी है, मुझे नहीं पता काफी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह इस प्रैक्टिस को ले रहे हैं, ये जो मेरा आपके साथ सेशन करने का पर्पज है मेन, वो उसके पीछे पर्पज है कि देखिए जैसे मैं पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, मैं इसको आसान लफ्जों में इंग्लिश में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, कुछ 100% परफेक्शन ना भी हो, 19-20 का फर्क हो, लेकिन सम हो, कंसेप्ट क्लियर होता है कि पैराग्राफ के अंदर बात क्या हुई है। इसी तरह ऑप्शंस को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ऑप्शंस को मैं आपके सामने उर्दू में बता रहा हूँ, ताकि आपको ऑप्शंस की समझ आ रही हो कि ऑप्शंस की। तो आपके लिए टिप क्या है कि आज के बाद जब आप भी प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो आप मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है जो आपने सेलेक्ट किया, आप सेम मेरी वाली टेक्निक यूज करें। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझे, उसने ओवरऑल हमें बताया क्या, पैराग्राफ को पढ़े, पैराग्राफ को समझे कि पैराग्राफ में बात हो क्या रही है, उसको साथ साथ डिफाइन करते जाए अपने साथ, लास्ट में ऑप्शन को पढ़े। जब आप शुरू में इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, माइट भी आपको 3 to 4 मिनट लग जाए, ठीक है, लेकिन जब आप मेरी वाली टेक्निक यूज करते रहेंगे 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो 15वें दिन तक आप जब अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट से पहले भी पास होगा तो आपको ऑप्शन ढूंढना, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, तो कीवर्ड्स आप पढ़ते सारी एलिमिनेट करते जाओगे कि ये कीवर्ड तो यहाँ पे लिखा था लेकिन ये ऑपोजिट लिखा है, ये एलिमिनेट होगा, तो आपके ऑप्शन कम होते जाएंगे, जिस तरह ऑप्शन कम होते जाएंगे तो आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या कह रहा है कि इन पैराग्राफ 2 व्हाट डिफिकल्टी इज आइडेंटिफाइड इन द करंट यूज ऑफ प्रोस्थेटिक, ठीक है, कौन सी डिफिकल्टी है जो आइडेंटिफाई की गई है इन द यूज ऑफ प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक को यूज करने के लिए कौन सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो कहता है करंटली आफ्टर सर्जिकल एम्पुटेशन, सर्जिकल एम्पुटेशन जब होती है, तो लॉस ऑफ लिम्ब थ्रू एन एक्सीडेंट और वार, किसी भी वजह से, देर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव अ प्रोस्थेटिक लिम्ब फिट, तो जब इस तरह वार के अंदर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपको प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया जाएगा। होwever not every patient is suitable for prosthetic due to the requirement of extensive physiotherapy and rehabilitation, ठीक है। हाँ ये भी है कि हर पेशेंट जो है वो इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि आपको फिजियोथेरापी करने, आपको फिजियोथेरापी और रिहेबिलिटेशन और बाकी इन सारी चीज़ों को उन्हें देखना पड़ता है कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लाइफ चेंजिंग अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। पेशेंट विद सीरियस कंडीशन फॉर इंस्टेंस हार्ट डिजीज आर लेस लाइकली टू एलिजिबल फॉर एन आर्टिफिशियल, जिन लोगों को हार्ट डिजीज होती है उनको मोस्टली जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं वो नहीं लगाए जाते। कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ यूरिथ्रेट फॉर्म, अब वो आगे बता रहा है कि जो प्रोस्थेटिक है उसके अंदर क्या क्या डलता है, वो प्रोस्थेटिक फॉर्म है, प्लास्टिक है, लाइक दिस, ये जो चीजें हैं सारी, लिम्स आर फिटेड टू दी स्पेसिफिक डायमेंशन, जो पेशेंट के पैटर्न और चीजें स्टम्प होगी जहाँ पे खाली जगह होगी उसके लिहाज से उसको स्पेसिफिक डायमेंशन देके उसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एम्पुटेशन जस्ट above the knee has 3 main component to a prosthetic, the foot, pylon and socket, ठीक है। फॉर्म कवर इज एडेड फॉर एन फॉर एस्थेटिक प्रोसेस, ठीक है, एक फार्म होता है जो एस्थेटिक पर्पस के लिए ऐड किया जाएगा। द स्टम्प एरिया इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे हमने उसको फिट करना है उस प्रोस्थेटिक को, तो जिसकी जो बेस होती है वो हाईली इन्फेक्शन के लिए उसको प्रोन होती है। एंड स्किन इरिटेशन, वहाँ पे स्किन इरिटेशन भी हो सकती है, सो इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू
द पेशेंट टेक ग्रेट केयर ऑफ द एरिया, पेशेंट को अपने उस एरिया की बहुत ज़्यादा ध्यान और ख्याल रखना चाहिए जहाँ पे वो स्टम्प होती है। यूजिंग प्रोस्थेटिक कैन बी कम्बरसम एंड लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो ये जो लग रहा है कि यूजिंग प्रोस्थेटिक जो होता है वो बहुत ही तशवीशनाक या बहुत ही मेहनती और बहुत ही मुश्किल काम किसी हद तक उसको बताया गया, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, पैराग्राफ स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, हमने क्वेश्चन को याद रखना है कि व्हाट डिफिकल्टी इज आइडेंटिफाइड इन द करंट यूज ऑफ प्रोस्थेटिक, कौन सी डिफिकल्टी है जो आइडेंटिफाई की गई है इस पैराग्राफ के अंदर, जो ऑप्शंस के नीचे नीचे लिखी होगी, जो इन दी करंट यूज ऑफ प्रोस्थेटिक, जो प्रोस्थेटिक हम करंटली यूज करते हैं उसके साथ हमें कौन सी डिफिकल्टी पेश आती है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड प्रोहिबिट सर्टेन पेशेंट फ्रॉम हैविंग प्रोस्थेटिक, ठीक है। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड, जो एफर्ट रिक्वायर्ड है वो जो प्रोहिबिट्स होते हैं सर्टेन पेशेंट्स के हैविंग प्रोस्थेटिक, उनको जो लगाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनके अंदर जो है ना वो एफर्ट लगानी पड़ती है, वो उस चीज़ के लिए कह रहा है कि पेशेंट हैव प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स सॉरी प्रोहिबिट्स को क्या कहते हैं, एक दफ़ा से काउंटर चेक कर लूँ, मैंने पढ़ा नहीं। हाँ जी, तो प्रोहिबिट्स होते हैं जो जिस चीज़ को जो मना करना या किसी चीज़ को रोकना, ममनू, ठीक है, किसी चीज़ का मना होना या किसी चीज़ को ना करना, वो उस तरफ भी बात जा रही है, ठीक है। तो ये क्या डिफिकल्टीज आती हैं कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मना, द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड प्रोहिबिट सर्टेन पेशेंट फ्रॉम हैविंग प्रोस्थेटिक, ठीक है। तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है वो सारी मना की हुई होती है कि आप इस वजह से पेशेंट के ऊपर प्रोस्थेटिक नहीं लगा सकते। पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस आर नॉट अलाउड टू हैव प्रोस्थेटिक, ठीक है। तो जो पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के होते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो प्रोस्थेटिक लगा सके। द वैरायटी ऑफ मटेरियल इट टेक्स टू मेक द प्रोस्थेटिक इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो प्रोस्थेटिक जो बनाने के लिए उसको हम जो होती है ना, इट टेक्स टू मेक प्रोस्थेटिक इज प्रॉब्लमेटिक, वो प्रॉब्लमेटिक बात है जो मटेरियल हम यूज करते हैं उस प्रोस्थेटिक को बनाने के लिए। द पेशेंट डू नॉट नो हाउ टू प्रॉपरली केयर फॉर द स्टम एरिया, पेशेंट्स को अपने जो स्टम एरिया होता है उसे केयर करने के पता नहीं होता। तो इसलिए जो है ना, अब यहाँ पे दो चीजें, ठीक है, थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको रिवाइज नहीं किया। तो आपके साथ ही कर रहा हूँ कि व्हाट डिफिकल्टी इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, कौन सी डिफिकल्टी आइडेंटिफाइड हुई जो करंटली प्रोस्थेटिक यूज हो रहे हैं। और अब नीचे अब हमने तीन ऑप्शन तो हमें क्लियरली समझ आ गए हैं, बी सी और डी। जो ए है उसको हम दोबारा एक दफा करते हैं, वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड प्रोहिबिट सर्टेन पेशेंट, ठीक है, फ्रॉम हैविंग प्रोस्थेटिक, कि जो अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड, जो हमें एफर्ट उसको चाहिए होती है वो करने के लिए, वो सारी चीजें चाहिए होती हैं वो प्रोहिबिट हो जाती हैं इन सर्टेन पेशेंट, कुछ खास पेशेंट होते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक लगाने के लिए जो हम एफर्ट कर रहे थे वो हमारे लिए जो होती है ना वो एफर्ट करना प्रोहिबिट हो जाती है, ममनू हो जाती है, ठीक है। होपफुली अभी आपको ऑप्शन ए की भी थोड़ी समझ आ गई होगी। तो अब अगर कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ स्ट्रक्चर। जी, हम क्वेश्चन का आंसर दें सिस्टर समिया से स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टर समिया, आप इसका ऑप्शन बताना चाहें तो कौन सा बताएंगे। सर मुझे अभी सही श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डी है, क्योंकि पेशेंट का केयर नहीं करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, हमने और हमने हमने क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिफिकल्टी इज आइडेंटिफाइड, कौन सी डिफिकल्टी आइडेंटिफाइड हुई इन द करंट यूज ऑफ प्रोस्थेटिक, जो प्रोस्थेटिक करंटली यूज हो रहे हैं उसके अंदर कौन सी डिफिकल्टी आइडेंटिफाइड हुई। और ऑप्शन हमारे पास है, तो जो ऑप्शन हमारे पास डी है, ये आप गौर भाई ने भी बताया है। तो ऑप्शन डी को अगर हम देखेंगे, ऑप्शन डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि द स्टम्प एरिया इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड स्किन इरिटेशन, सो इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट द पेशेंट टेक ग्रेट केयर ऑफ। तो ये हमें डिफिकल्टी तो नहीं भी आइडेंटिफाई करने में, ये तो हमें पता है, मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन का ठीक रहना है। हमने आइडेंटिफाई करना है उस चीज को जो हमें डिफिकल्टी हुई है। ये तो हमें क्लियरली बात पता चल रही है कि जो स्टम्प एरिया है वो रिस्क इन्फेक्शन पे है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है उसकी केयर करना। डी 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 नहीं है।
डी का मैंने आपको रेशनल दे दिया है कि डी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि स्टम्प एरिया तो हमें इजीली पता चल रहा है। वो कह रहा है कि व्हाट डिफिकल्टीज आइडेंटिफाइड, कौन सी डिफिकल्टी आइडेंटिफाइड हुई टू यूज द प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक यूज करने के लिए हमें कौन सी डिफिकल्टी होती है कि हम प्रोस्थेटिक यूज नहीं कर पाते। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आया बी। ठीक है, तो दूसरा एक ऑप्शन आया कि द पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस आर नॉट अलाउड टू हैव प्रोस्थेटिक। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं, इस ऑप्शन को भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत क्यों है कि पेशेंट विद सीरियस कंडीशन फॉर इंस्टेंस हार्ट डिजीज आर लेस लाइकली टू बी एलिजिबल। तो ये तो वो कह रहा है कि वो एलिजिबल ही नहीं होता, और हमें क्लियर ही पता चल जाता, हमें इजीली पता चल जाता कि ये पेशेंट हार्ट का है, तो इसलिए इसको हमने ये जो है प्रोस्थेटिक इसका यूज नहीं करना। और बी ऑप्शन भी हमारा क्यों गलत है, क्योंकि कंसिस्टिंग ऑफ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ यूरेथ्रन फॉर्म एंड प्लास्टिक्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, और ये सारी चीज़ें जो उसने बताई हैं, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं, तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने में इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो मेन प्रॉब्लम हमें क्या होती है वो लास्ट में ए ऑप्शन हमारे पास बचता है। वो हम देखते हैं कि ए ऑप्शन हमारा ठीक क्यों है। ठीक है, शुरू में जैसे हम देखते हैं तो वो क्लियरली इधर बता रहा है कि however not every patient is suitable for prosthetic, ठीक है, due to the requirement of extensive physiotherapy and rehabilitation in order to have enough strength to cope with this life threatening alteration। ठीक है, अब देखिए डिफिकल्टी हमें क्या आती है कि हम एफर्ट लगा रहे हैं, अमाउंट ऑफ एफर्ट क्या है कि हम उसको एक्सटेंसिव फिजियोथेरापी कर रहे हैं, हम उसकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है अमाउंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, और ये फिर भी हमें प्रोहिबिट्स करती है सर्टन पेशेंट फ्रॉम हैविंग बॉडी, और ये हम एफर्ट भी लगा रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं पता कि लास्ट में वो फिर भी पेशेंट फिट बैठेगा कि नहीं फिट बैठेगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये इम्प्लिसिट क्वेश्चन था कि आपको वो डायरेक्टली नहीं वो कह रहा है, डायरेक्टली कहीं स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एफर्ट क्या है कि आप एक्सटेंसिव फिजियोथेरापी कर रहे हो, आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टिल प्रोहिबिट्स, फिर भी आप जो है ना सर्टन पेशेंट्स को प्रोस्थेटिक लगा नहीं पा रहे। ठीक है, फिर भी नॉट एवरी पेशेंट इज सुटेबल फॉर प्रोस्थेटिक due to the requirement of extensive physiotherapy and rehabilitation in order to have enough strength to cope with this life changing alteration। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात लिखी हुई थी। चले जी, अब एक क्वेश्चन आ गया हमारा सिक्स वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर ले, उसके बाद फिर जो होगा ना आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बचने के बाद अभी तक कुछ क्वेश्चन स्पेशली ये जो इस लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, अगर वो करना चाहे तो वो टेक्स्ट में कर सकते। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में आंसर है, वेरी गुड। ये एक हमारे स्टूडेंट है, मुंह सुनने में बहुत अच्छा, उन्होंने रेफरेंस इधर बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर आंसर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अब एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है कि व्हाट डिफिकल्टी, यहाँ पे डिफिकल्टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें इजीली हमें पता चल रही है कि अगर कार्डियोवास्कुलर है तो हम उसको नहीं कहेंगे, अगर वो पेशेंट को मल्टीपल प्रोस्थेटिक लगी हुई है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीजें पे लिखा हुआ है कि ये चीजें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज डू नॉट हैव टू प्रॉपर केयर, और ये भी क्लियरली हमें पता चलेगा अगर पेशेंट की स्टम्प जो है वो उस पर इन्फेक्शन, सॉरी स्टम्प पे इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमें मना नहीं करता प्रोहिबिट प्रोस्थेटिक यूज करने के लिए, ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास लास्ट में बचता था, जिसके अंदर फिर हमारी ये चीजें जो इनडायरेक्टली लिखी हुई है अमाउंट ऑफ एफर्ट के हिसाब से। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है, तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई और इसको पढ़े और करे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, और कौन सा स्टूडेंट वॉलंटियरली करना चाहेगा, ताकि आप अभी तो मैं पढ़ देता हूँ ना इंग्लिश में सारा उर्दू और साथ, तो आपको काफ़ी चीज़ें इस तरह भी क्लियर हो जाती हैं। एक दफ़ा आप खुद पढ़े अपने तरीके से। तो सिस्टर रुबीना से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको, मैं इसको उर्दू में नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, और मीनवाइल आप इसको समझ लें। ठीक है, कहता है इन द सिक्स्थ पैराग्राफ डॉक्टर बॉडी यूजेस द एक्सप्रेशन हॉल्ड अवे टू एम्फसाइज, डॉक्टर बॉडी uses the expression hauled away to emphasize। Now we will go to the paragraph. The paragraph is that in this paragraph you don't have to read the whole paragraph. The important information lies where is written a lexical question
For example, highlighted words, hauled away. We have to understand the meaning of the word hauled away. So that's why it's only important to read, you know, two lines before that word or one line after. Mostly, if it is more line written after, then two lines after also. 2 to 3 lines before that word and 2 to 3 lines after that word. In the lexical question, you have to read the paragraph. So in this paragraph, the most important information comes to us from here, where is written, I felt the beginning of a real connection. Okay? You have to read from here. I felt the beginning of real connection, but time is not always on the side of the listener. After about 10 minutes, needed to move aside for the next speaker on the stairs outside of the auditorium. However, the fascinating conversation continued until I had to be hauled away from them because I had promised to give a media interview. So this is the word hauled away, and this is the 2 lines before which I have read about the situation. So you have to understand the situation which is written before that word, and the 4 options which have been given in the after the question. You have to sorry. So you have to identify the which options will be correct, and you have to justify. G, Sister Rubina. So option 1 is his reluctance to speak to the media about his work, the extent to which he had enjoyed giving his talk that day, his desire to learn more about the problem faced by his audience, the involvement he felt with the people who had wanted to talk to him. जी, आप मुझे बताएं, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आप उर्दू में भी बता सकती हैं कि किस तरह, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं उर्दू में सारा बोला था कि आप अपनी इंग्लिश को पढ़ के अपनी लैंग्वेज आप किस तरह समझती हैं, आप समझे इसको। ये पैराग्राफ है और आपने यहाँ से पढ़ना है, आई फेल्ट द बिगिनिंग ऑफ अ रियल कनेक्शन बट टाइम इज नॉट ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ लिसनर। आफ्टर अबाउट 10 minutes I needed to move aside for the next speaker on the stairs outside the auditorium. However, the fascinating conversation continued until I had to be all away from them because I had promised to give a media interview. तो ये आपका पैराग्राफ है जिसमें वो बता रहा है, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं और ऑप्शंस आपके ये है। आपने जस्टिफाई करके बताना। दिस इज टू रुबीना, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। हियर वी हैव ऑप्शन आंसर, आंसर ए। सो एक हमें आंसर ए आया है। ए अगर हम देखा जाए, ए में कह रहा है कि his reluctance to speak to the media about his work। ठीक है, तो आपके मुताबिक ये है कि जो उसकी जो रिलक्टेंस थी, हॉल्ड अवे का मतलब है, ये जो एक्सप्रेशन है हॉल्ड अवे, वो रिलक्टेंट था। ठीक है, आप इस चीज को शो कर रही है। एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले रिलक्टेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि रिलक्टेंट जस्टिफाई होता है कि नहीं होता। तो वो कह रहा है कि आई फेल्ट द बिगिनिंग ऑफ अ रियल कनेक्शन, मैंने महसूस किया कि हम जो बात कर रहे हैं, जो भी ऊपर लिखा होगा, ऊपर वाला पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन मैं आपको फॉर टाइम शॉर्टेज के लिए कह रहा हूँ कि आप बेशक ना पढ़ें। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कन्वर्सेशन हो रही थी, जो दो लोगों की बात वो कर रहा था खड़ा होके, उसको कनेक्शन फील हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे हम दोनों के साथ कनेक्शन हो गया। जब हम किसी से बात कर रहे थे ना और अगला हमारी बात को समझना शुरू कर देता है, हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर देता है, तो हम समझते हैं यार हम दोनों के दरमियान कोई रियल कनेक्शन है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम वही समझ रहे हो। बट टाइम इज नॉट ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द लिसनर, कहता है लेकिन टाइम हमेशा लिसनर की साइड पे नहीं रहता। आफ्टर अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट के बाद, आई नीड टू मूव साइड फॉर द नेक्स्ट स्पीकर, मुझे वहां से एक साइड पे होना था, उतरना था या दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि नए स्पीकर ने आना था। ऑन द स्टेयर्स आउटसाइड द ऑडिटोरियम, और वो स्टेयर्स जो आउटसाइड ऑडिटोरियम की स्टेयर्स है उसके ऊपर वो खड़ा था। होएवर द फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन कंटिन्यू, लेकिन फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन जो थी, जो वो बता रहा है, वो कंटिन्यू रही, जो कनेक्शन वाली कन्वर्सेशन थी वो कंटिन्यू अंटिल आई हैड टू बी हॉल्ड अवे फ्रॉम देम। अंटिल आई हैव टू बी हॉल्ड अवे फ्रॉम देम, फ्रॉम देम का मतलब है कि वहां से जाना, वहां से जाना, फ्रॉम देम, ठीक है, अवे फ्रॉम देम। तो ये एक क्लियर हमें सेंस दे रहा है कि वहां से जाना,
कि आई हैड टू, मुझे ये मैं कन्वर्सेशन जो कर रहा था जिसके अंदर मुझे कनेक्शन मिल रहा था, मुझे वो छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने मीडिया में एक जगह और जाके इंटरव्यू देना था। तो यहाँ पे हमें जो समझ आ रही है कि आई हैड टू बी हॉल्ड अवे फ्रॉम देम, मुझे वहां से जाना पड़ा, मुझे यहाँ से उतरना पड़ा, मुझे वहां से निकलना पड़ा, कुछ भी एग्जैक्ट इसका मतलब। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो जो ऑप्शंस है वो कहता है कि रिलक्टेंस। तो वो ये तो नहीं कह रहा कि वो रिलक्टेंस था उधर से जाने के लिए, वो तो कह रहा है मुझे जाना पड़ा, मैं तो एंजॉय कर रहा था उसको। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन किस चीज को बता रहे हैं? हॉल्ड वे को एक्सप्रेशन किस चीज को बता रहे हैं? कि वो वहां से जाने के लिए रिलक्टेंट तो नहीं था, वो तो वहां पे आई हैड टू बी हॉल्ड, मतलब वो जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, वो जो फील कर रहा था वो उसको छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो हिज एक्सटेंट टू विच ही हैड एंजॉयड गिविंग हिज टॉक दैट डे, तो ये भी उसने एंजॉयमेंट की बात नहीं इसमें शो हो रही कि वो एंजॉयमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी ठीक था, कि द इन्वॉल्वमेंट ही फेल्ट विद द पीपल हु हैड वांटेड टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो वो जो चीजें थी, वो जो इन्वॉल्वमेंट थी वो उसको छोड़नी पड़ी, ये एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं। वो उसकी रिलक्टेंस नहीं बता रहे कि वो उस चीज को रिलक्ट था, वो बता रहा है कि वो जो ये जो हॉल्ड वे है जो वो इस चीज को रेफर कर रहे हैं, कि वो जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी उन लोगों के साथ, ही फेल्ट हु वांटेड टू टॉक, वो उसको छोड़ के जानी पड़ी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि वो जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो जो उसकी उसके साथ कनेक्शन बन गया हुआ था, वो कनेक्शन उसको छोड़ के जाना पड़ा। दैट आई हैड टू बी हॉल्ड वे, मुझे वो जो थी इन्वॉल्वमेंट थी वो छोड़ के जानी पड़ी। क्योंकि उन्होंने उसको खुद तो नहीं उतारना था ना। वो कह रहा है कि कन्वर्सेशन कंटिन्यूड, द फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन कंटिन्यू अंटिल आई हैड टू हॉल्ड वे, अंटिल आई हैड टू हॉल्ड वे, कि मुझे वो जो कन्वर्सेशन थी वो छोड़ के जानी पड़ी क्योंकि मैंने वादा किया हुआ था आगे कहीं जाके मैंने इंटरव्यू देना है। तो ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि जब आप पूरे पैराग्राफ को समझते हैं तो ही आपको आंसर सेलेक्ट करने में आसानी होती है। अगर रिलक्टेंस तो जो थी वो वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, और अगर हम एक्सटेंड टू विच ही हैड एंजॉयड, तो वो ये भी नहीं कह सकता कि वो तो जा रहा है, वो तो ये तो नहीं कह सकता कि वो एंजॉय कर रहा है उसको कंटिन्यूसली, वो नहीं ये लिख रहा। वो कह रहा है हिज डिजायर टू लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की भी तो जिक्र ही नहीं हुई कि उसके प्रॉब्लम सीखने का उसको दिल कर रहा था। तो उसकी जो मेन उसके जो थी बात, कि वो जो कनेक्शन उसका हो गया हुआ था, वो जो इन्वॉल्व हो गया था, वो उसको छोड़ के जाना पड़ा। द इन्वॉल्वमेंट, ये जो कनेक्शन है, ये जो फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन है, ये क्या है? ये इन्वॉल्वमेंट है। द इन्वॉल्वमेंट ही फेल्ट, वो उसको छोड़ के जानी पड़ी। सो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। इसमें भी ये ऑप्शन पैराग्राफ है और ये वर्ड है, इसका आपने लेक्सिकल क्वेश्चन है, इसका मतलब जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है। कोशिश करनी है कि आपने जस्टिफाई करना है। आपने जितने ऑप्शन, जब आप एक ऑप्शन सिलेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो उसको जस्टिफाई करना सीखे कि ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली exactly उसकी जो वर्ड्स हैं या जो उसकी सेंस है वो मैच कर रही कि नहीं कर रही। आपने जब अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, तब आप जाके जो स्टीमीज वर्ड है ना वो नेट पे देख सकते हैं। अभी नेट पे डायरेक्टली नहीं देखना, अभी आपने सिर्फ पैराग्राफ के अंदर जो पहले लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है, उससे अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब क्या आ सकता है। चलिए, एनी क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। सर आज मैं एक पैराग्राफ कर रही थी, जो उसका पैराग्राफ 1 था उसके 4 लाइंस थी, और पैराग्राफ 2 की वो काफी वो लंबा था। तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैराग्राफ 1 वो कितनी लाइंस पर डिपेंड करेगा? मीन्स के उन्होंने ना क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि वो पैराग्राफ ए में से था या बी में से था, ओके। 1 या 2 में से था। क्योंकि पैराग्राफ एक वो जो एक था उसमें तो 2-3 लाइंस थी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये तो ये जो मुझे, हाँ। ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको उसके अंदर आती है जो पैराग्राफ होता है ना, जो ओईटी स्टैंडर्ड, क्योंकि राइटिंग भी आप लिखते हैं ना, तो राइटिंग का मैं एक लेक्चर सुन रहा था ओईटी टीचर का। तो उन्होंने बताया था कि जो आपका पैराग्राफ होता है वो एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस, ठीक है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो कम्प्लेक्स है, सेंटेंसेस जिसके अंदर 3 से 4 सेंटेंसेस, इससे ज्यादा हो सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 भी हो जाए, लेकिन 3 या 4 से कम, अगर आपके 4 से कम अगर आपके पास 3 या 2 होंगे ना सेंटेंसेस, तो वो पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ वो होगा जो 4 से ज्यादा, या चार चार होगा या 4 से ज्यादा सेंटेंसेस का होगा। वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है,
तो जो 4 सेंटेंसेस से ज्यादा था वो एक पैराग्राफ होता है। और ओईटी के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उसकी सबसे इजी डेफिनेशन क्या है कि वो डॉट लगाते हैं और उसके बाद जो नई लाइन शुरू होती है वो पैराग्राफ होता सर बेशक वो 2-3 लाइंस का हो। है। हाँ, ओईटी के अंदर यही होगा कि जो जहाँ डॉट लग गया ना, सॉरी, और उसके बाद जो लाइन शुरू होती है वो पैराग्राफ होगा। क्योंकि पैराग्राफ की डेफिनेशन यही है कि नई थॉट शुरू हो रही है, और जो पुरानी थॉट है वो खत्म हो गई। फिर सर उसका फिर जब मैंने पीछे की आंसर देखा तो उसका वो सेकंड पैराग्राफ में आंसर था, फर्स्ट हाँ, में उसका आंसर था ही नहीं। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने टॉपिक सेंटेंस देखना है कि वो टॉपिक सेंटेंस उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। काफी हद तक टॉपिक सेंटेंस होता है, जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो बता देती है कि वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है। और अगर वो जो क्वेश्चन में बात लिखी हुई है वो आपको 2 लाइनों में नजर ही नहीं आ रही, तो इट्स मीन कि वो पैराग्राफ नहीं है, वो उसमें से जवाब क्वेश्चन है ही नहीं है। मेरी बात समझ आई कि अगर क्वेश्चन आप पढ़ रही हैं और क्वेश्चन को पढ़ा है और आपने वो जो 2-3 लाइनों वाला पैराग्राफ है उसके अंदर वो बात ही नहीं है, तो इट्स मीन वो पैराग्राफ नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना, टाइम जाना करें। ओईटी के अंदर तो आपको ऐसा पैराग्राफ मिलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आप कुछ कर भी रही हैं तो अपना टाइम आप उधर जाया ना करें। आप एक पैराग्राफ के अंदर एक तो रैंडमली देखें, एक अटेम्प्ट के अंदर नहीं मिला, इट्स मीन कि वो उसके अंदर नहीं है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएं। कीवर्ड्स को मैच करना है आपने, क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स कहीं ना कहीं मेंशन है पैराग्राफ के अंदर। अगर कहीं एक आधा नजर आए तो जवाब हो भी सकता है, अगर वो कीवर्ड ही नहीं है तो वो जवाब नहीं होगा। ठीक है। चले, अब सेकंड बात ये है कि देखें, और क्वेश्चन हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मीनवाइल मैं बात करता हूँ कि मेरा देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट 3 to 4 डेज में भी यही कहा था कि मैं तो फिर ऐसे जो मेरे मुझे समझ आएंगे या जो मैं अपने लिए जो सर्च करता हूँ आप लोगों के लिए जो मुझे अच्छे लग रहे थे, कोई डिफरेंट यूनिक प्रेजेंटेशन मैं सुनता हूँ आपके लिए, तो उसमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग जो करते हो, जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो, अगर आप लोग वो मेरे साथ शेयर करो तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि जो आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली बी और सी के अंदर, तो हम वो क्लास के अंदर शेयर करें। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अब मैं रीडिंग बीसी पे हम बात करेंगे, और अभी क्योंकि मेन रीडिंग बीसी है, रीडिंग ए के अंदर तो आपने टेक्निक सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसको परफेक्ट करना है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है। अगर आपको कीवर्ड्स की समझ नहीं आ रही तो अपनी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, सिनोनिमस लैंग्वेज को बढ़ाएं, तो वो आपका ए इम्प्रूव होता जाएगा ऐसा ऐसा। बी और सी टेक्निकल होता है, तो मैं यही कहूंगा कि अब आपको मैं नेक्स्ट जो है ना कल सुबह, ठीक है, उठ के ना मैं आपको एक ओईटी का पेपर सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर। जिसने किया है जिसने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन वो ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर है। होपफुली अगर आपने लास्ट 10 डेज के अंदर को ओईटी का पेपर नहीं किया ना, ओईटी स्टैंडर्ड का, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो मैं आपको एक पेपर सेंड करूंगा जिसका ABC पार्ट होगा। आप लोगों ने अपने साथ सिंसियर रहना। देखिए, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे जो हैं वो यूजफुल हो, आपकी जो एवेल्युएशन हो वो सही हो, ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक आ रही है, अभी तक कोई मिस्टेक्स हैं, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, मुझे भी होती है, अभी तक हो जाती है, कुछ क्वेश्चन होते ही इसलिए, तो अगर है तो हम उसको फिर डिस्कस करें, उसको भी रूल आउट करें कि वो कंफ्यूजन है क्यों क्यों है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन इधर यही है कि आप लोगों ने जो ओईटी का पेपर मैं सेंड करूंगा, आपने आपने प्रॉपर अपना टाइम निकालना है। आपने एग्जाम सिचुएशन में बैठना है, किसी टेबल पे बैठना है, कोई जगह ढूंढ लेनी टेबल वाली, वहां पे आपने पेपर अपना रखना है। 15 मिनट का अलार्म लगाना है। किसी अगर कोई घर में बहन है, भाई है, हस्बैंड है, बीवी है, बच्ची है, जो भी किसी का कोई जानने वाला है, आप उससे कह सकते हैं कि when आप आफ्टर 15 मिनट यू कैन टेक दिस पेपर फ्रॉम मी। ठीक है। 15 मिनट के बाद आप पेपर मुझसे ये ले सकते हैं। ठीक है। या आप खुद अलार्म लगा के वो 15 मिनट के बाद पेपर एक साइड पर रख दें, फिर 20 स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो भी अलार्म लगा लें। और जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट होते हैं, सॉरी, तो आप वो 20 वाला पेपर छोड़ दें उधर ही। हाँ, लास्ट मिनट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर तुम्हें पास है तो उसको बोल दे कि जब 43 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, तो मुझे अलार्म दे दे कि 5 मिनट रह गए हैं। या खुद अलार्म लगा लें 40 और 45 मिनट का, कि ताकि आपको पता चल जाए कि अब 5 मिनट रह गए हैं, और फिर उसके बाद आप 5 मिनट के बाद पेपर बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि आप अपनी अगर सही एवेल्युएशन कर लेंगे और टाइम वो चूज करें, जैसे इस टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है। कल आप लोगों ने बैठ के पेपर करना है, जो पेपर आप लोगों के साथ शेयर होगा घर में इसी टाइम बैठ के खामोशी में, तन्हाई में, और वो पेपर फिर आपने मेरे साथ शेयर कर देना है। उसकी जब आप पेपर शेयर कर देंगे मेरे साथ, मैं उसके बाद एक दिन के बाद आपके साथ की शेयर कर दूंगा ताकि आप भी उसको चेक कर सकें। तो फिर आप उसकी बेस पे आपकी वैल्यूएशन होगी कि आपको कितने स्कोर आ रहे हैं। आप बी के अंदर स्टैंड कर रही है, C+ के अंदर स्टैंड कर रही है, सी के अंदर स्टैंड करिए, फिर जहां भी स्टैंड करे होंगे, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल जो होगी ना फिर मेहनत होगी
किसी स्टूडेंट को मैं बताऊंगा कि आपको इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, आपको इतने घंटे पढ़ने की जरूरत है, आप ये टेक्निक भी यूज़ करें, आप ये टेक्निक भी यूज़ करें, और कुछ स्टूडेंट को शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। तो जो हर कोई अपने स्टूडेंट्स अपने पेपर शेयर करेंगे तब ही उनकी एवेल्युएशन होगी। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो बता दें, तो मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।